थोड़ा सा समझेंगे महेश, क्या बात अपन ने कल क्यों ये डोमेस्टिक वर्जिंग से थोड़ा सा अलग है इसमें, और आईपीसी के प्रोविजन होने के बावजूद भी नहीं, आईपीसी में प्रोविजन होने के बावजूद भी इसमें प्रोविजन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हुआ? स्पेशल लॉ बनाया गया अगस्त 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने गाइडलाइन नाम से एक चीज जारी की, दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन जारी की। हाँ, उसके अंदर ये बताया गया है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से अगर प्रताड़ित किया जाता है इन कारणों के अंतर्गत तो फिर उसके लिए विशेष प्रकार से काम मिला। ठीक है। हाँ जीतू, कैसे एंटरटेन करेंगे यदि किसी महिला को वर्क प्लेस पर अपन इस तरह का हरासमेंट हो रहा हो तो क्या इनिशिएशन कैसे करेंगे? महिला उसके विरुद्ध अपनी आवाज कहाँ से उठा के शुरुआत करेंगे? जांच कमेटी में शिकायत करेंगे अगर किसी वर्क प्लेस में है, या अगर किसी वर्क प्लेस में कोई जांच कमेटी नहीं है तो अगर गढ़ तालुका या तहसील पर सरकार, राज्य सरकार ऐसे जिसको हमने कहा है एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, उसमें शिकायत करेंगे। ठीक है। क्या नाम है, सॉरी, यश यदि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास में किसी महिला की ऐसी कोई शिकायत आती है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी? सामने वाले को सूचना देगी, सामने वाले को सूचना देती, फिर क्या आपने बीच में कोई हुआ कि फिर तो कोई सूचना देकर उसको बुला लिया, हाँ। मान लो ठीक है, अब क्या करेगी कमेटी? गलतफहमी है कि गलतफहमी है यानी ये क्या शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा है नगमा, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है यश? क्या करेगी कमेटी? कमेटी कार्यवाही करेगी सर आगे। क्या कार्यवाही करेगी? वर्क प्लेस पे महिला के साथ जो भी उत्पीड़न जिस इंसान ने किया है उसके खिलाफ या तो कार्रवाई में अनीता क्या कार्रवाई करेगी? इंक्वायरी होगी सर, दीपक क्या काउंसलिंग करेगी, पहले काउंसलिंग करेगी। क्या कहा था मैंने, चाहे फैमिली कोर्ट का कोई डिस्प्यूट हो, चाहे क्या नाम है फैमिली कोर्ट से के बाद में जस्ट अपन आए थे हस्बैंड और वाइफ में किसी तरह की कोई डिस्प्यूट हो रही है, चाहे इस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में किसी महिला के बीच में हुआ, हो सकता है किसी गफलत की वजह से, गलतफहमी की वजह से कोई ऐसे वो बच्चा कह रहा है कि सब बैठेंगे वो बात करेंगे पर उसको शब्द नहीं आ रहा है, काउंसलिंग करेंगे। क्या करेंगे? और काउंसलिंग में यदि पता चल जाता है या फिर दोनों के बीच में बात बैठ जाती है क्या सब ठीक है तो इंक्वायरी की, उस पर समीक्षा रिपोर्ट नहीं, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होती है उस पर बात नहीं के बराबर करके कि सर दोनों के बीच में काउंसलिंग की गई, उसे पाया गया कि सर ना तो इनके द्वारा ऐसा कोई हरकत हुई थी, इनके द्वारा ऐसा कोई गलत समझ लिया गया है, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी रिपोर्ट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेज देंगे कि साहब हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई थी जिसकी हमने काउंसलिंग करके उसको मामला जीरो कर दिया। ठीक है, और मान लो कि साहब वो पाती है इंक्वायरी क्या नाम है काउंसलिंग नहीं हो पाती है तो फिर आगे क्या करेगी कमेटी? मतलब काउंसलिंग से बात सेट नहीं बैठ पाती तो अब मैं मुझे एक बात बताऊं, अपन 4 मेंबर है, 1 2 3 4, अपन एक कमेटी के मेंबर है। किसी महिला ने एप्लीकेशन किया था, नहीं एलिगेशन लगाया था किसी भी महिला पर या किसी भी पुरुष पर के साथ इसने मुझे इस तरह के काम में उकसाया है या फिर इस तरह की बात करने की कोशिश की है। हम कमेटी ने सोचकर बात कर ली कि साहब देखो तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी नहीं होती, ये नहीं होगी। महिला कह रही नहीं सर मेरे साथ इसने ऐसे बदतमीजी की है, मैं तो ना छोड़ूंगी नहीं, ये अमूमन ऐसा करता है, मैं किन किन बातों पर इसको जवाब दूँ, केवल सॉरी बोलने से मेरी गरिमा का जो हनन हुआ है वो थोड़ी माफ हो जाएगी। अब लड़की बात करनी है सामने, अब हम कमेटी के मेंबर क्या करेंगे? क्या उस आदमी को जिसके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही हो रही है उसको पकड़ के रखने कॉलेज के किसी ऑफिस में डाल के बंद कर देंगे कि साहब तुम्हें आज के बाद में 2 साल की या 3 दिन की सजा मुकर्रर की जाती है, या तो ये करेंगे या फिर क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? कमेटी क्या करेंगे? इंक्वायरी स्टार्ट करेगी सर। इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, ठीक है, इंक्वायरी में अंतिम रूप से काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी में क्या करेगी कमेटी के पास में? इंक्वायरी करने के लिए क्या बात होती है? दोनों के तथ्यों को सुनेगी। मान लो हो सकता है किसी भी तरह से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, कोई कागज के जरिए, किसी मोबाइल फोन के जरिए, हो सकता है वो मोबाइल रिकॉर्डिंग बताए या फिर वो बात बताए, तो उन सारी चीजों को
रिपोर्ट बना दी कमेटी, तो रिपोर्ट ही बनाएगी। अब ऐसी रिपोर्ट बना के क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी। ऐसी कमेटी बना के फायर करवाएंगे। अच्छा। FIR दर्ज करवाएगी थाने पे, या फिर बाद में पुलिस अधिकारी जाने और उसका काम जाने। या तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उसकी रिपोर्ट किसको दे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को। FIR होती है, परिवाद होता है, लिखित परिवाद। हाँ, ये तो कंप्लेंट महिला करी समिति को, समिति क्या करेगी? अच्छा चलो अपन एक बार FIR शब्द को वापस लेते हैं। पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे देगी सेक्शन नंबर 509 के तहत कार्यवाही करने के लिए, IPC 509 के तहत कार्यवाही। और IPC 509 क्या कहते हैं? शब्दों के द्वारा, इशारों के द्वारा या किसी भी आवाज के द्वारा, है ना, महिला को गरिमा को भंग करने का कोई काम करे तो वो सेक्शन में 509। हालांकि इसमें भी क्या हो रहा है, उसी के तहत ही काम हो रहा है, कोई ना कोई छोटे से छोटे लेवल का काम। तो या तो उसको करवा दिया, और या फिर इंफॉर्मेशन दे दी किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद में आदमी को वास्तव में एक्यूज्ड करार कर दिया और दोषी प्राप्त कर लिया, दोषी मान लिया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि साहब इस तरह की बात हो चुकी है, कमेटी में ये वाले आदमी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से और उस आदमी को कहेंगे कि साहब इस महिला को है ना कंपनसेट कराओ, इस आदमी ने इस तरह का काम किया है तो इसको कहीं ना कहीं से कंपनसेशन दिलाओ। कौन कह रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद में रिपोर्ट पहुंचने के बाद यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंतिम रूप से ये पा रहा है कि आदमी क्या एक्यूज्ड है, वास्तव में इसने ऐसा काम किया है और कंपनसेशन दिलवाया जाना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिरार्की से आदमी आकर कहाँ पर? कमेटी के पास जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय कर रखा था वहां पर आकर कहेंगे कि सब जिस आदमी ने इसके विरुद्ध हरासमेंट का काम किया है उसकी सैलरी काटो। मतलब सैलरी काटो का मतलब इसको कंपनसेशन दिलाओ, और कंपनसेशन वो नहीं देता है तो क्या करो? इस आदमी की सैलरी काट के इसको कंपनसेट दिलाओ, कंपनसेशन दिलवाइए। ठीक है, ये कहानी तो ये होगी जो अपन आगे आ रहे। एक कहानी वापस आ रहे हैं जब इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी चलने के दौरान महिला कमेटी को ये बात कहती है कि सर आप इंक्वायरी रिपोर्ट बनाओगे 10, 15, 20 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं इस आदमी के साथ काम नहीं करना चाहती। तो महिला के पास में ये अधिकार है कि उस दौरान जिस वक्त की उसके द्वारा दी गई शिकायत पर इंक्वायरी चल रही कमेटी के द्वारा, तो वो छुट्टियां ले सकती है। और ये छुट्टियां कौन सी होगी? ये छुट्टियां पेड लीव होगी। हालांकि जो पेड लीव सरकार की तरफ से हर साल की 15 मिल रही है वो तो ही है, उसके अलावा छुट्टियां होगी। ये मतलब किसी महिला को सरकारी रूप से अधिकृत जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों के अलावा ये छुट्टियां होगी। यदि महिला 10 दिन घर बैठी इंक्वायरी के दौरान तो महिला की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा सशक्त कर दिया, प्रोटेक्शन किए जाने के लिए कारण बता दिए और महिला को कहा कि साहब आपके विरुद्ध वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का हरासमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल 2013 एक्ट का नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। महिलाओं के कार्यस्थल पर, अच्छा ये क्या है? ये इसकी प्रिलिमिनरी है, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है कि साहब इस एक्ट का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या उद्देश्य है वो मैं पढ़ रहा हूँ। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। ये एक्ट किसके लिए है साहब? महिलाओं के उत्पीड़न को संरक्षण और परिवादों का निवारण और प्रतितोष दिलवाए जाने से संबंधित कार्य किए जाने के लिए। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 के अधीन समानता व संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण व गरिमा के जीवन व्यतीत करने के लिए किसी महिला के मूल अधिकार और किसी व्यक्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यापार, कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। मतलब ये महिला का मौलिक अधिकार है कि साहब वो इस तरह से उत्पीड़न से मुक्त होकर किसी भी वातावरण में निवास करे, काम धंधा करे। लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेद को दूर करने संबंधी अधिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखितों के द्वारा
सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसा मानवाधिकार है जिसका भारत सरकार के द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया था। कौन सा अभिसमय ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय? इसका नाम कहाँ दिया है इसने? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन लिख रखा है इंग्लिश में। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा उसको हटाने के लिए। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कब समर्थन किया था? 25 जून 1993 को। और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभाव करने के लिए बंद हो गया और ये इसी तरह से अधिनियमित हो जाएगा साहब। सेक्शन नंबर 1 एज यूजुअल, नाम क्या होगा इसका? इस अधिनियम का नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम, प्रतितोष अधिनियम 2013 है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और इस एक्ट में क्या अंतर है आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस में यदि कोई महिला एलिगेशन कर रही है तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किस स्थिति में कर रही है? घरेलू, जबकि वो उससे घरेलू नातेदारी में रह रही है, एक ही शेयर होल्डिंग्स में रह रही है। और ये है कार्यस्थल पर है। सबसे फर्स्ट परिभाषा में वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में 2A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने यहाँ जो डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन थी एग्रीव्ड पर्सन। आज ऋतिक पढ़ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ के आए पूरा। देखो कल भी मंदिर जाके आए, आज भी मंदिर जाके आए। जो आत्मविश्वास और जो शक्ति की पूर्ति प्राप्ति करके आए हो आप, उसके अनुसरण में कुछ सवालों का जवाब देना मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ। यदि पढ़ा होगा तो जवाब दे दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर अपन कुछ भले अपन कितना ही मंदिर में जाए, चाहे कितनी मस्जिद जाए, यदि अपन लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आंसर भगवान उसी के साथ है बेटा जो मेहनत करेगा। अपन केवल भगवान को मानकर चल जाए, हालांकि कई स्थिति में ऐसा भी हो सकता है यदि आस्था बहुत ही ज्यादा 100% ही मतलब समर्पित रूप से एक आदमी काम कर रहा है, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना मेहनत किए भी क्या हो सकती है, आपकी नैया पार हो सकती है। पर वो वाला समर्पण अपने पास में है नहीं, वो 100% समर्पण अपना नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में से मुश्किल से 10 से 5% के आसपास तक भगवान के प्रति आस्था और समर्पण। हाँ ऋतिक, सेक्शन नंबर 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नोटिस है तो वो है हिंट तो क्या, इसको पूछ ली तो इसको पूछ लो। अच्छा मतलब नोटिस कब इश्यू करेगा, कोर्ट कब इश्यू करेगा, यही उसका हिंट। भाई कोर्ट के पास से कोई फोन तो करेगा नहीं, सर जनाब एक काम करो थोड़ा नोटिस इश्यू करो, तो कब करेगी कोर्ट इश्यू नोटिस को? के बारे में। किसके बारे में? इंटीम के बारे में। जीतू क्या है बात डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट जाएगी उसके बाद क्या पेश करेगा कोई भी महिला कोर्ट में? एप्लीकेशन यूज करेगी सेक्शन नंबर 12 में। ये जीतू ने पहचान लिया कि सर ऑर्डर कब देती है, जब इन्फॉर्मेशन जाएगी। इन्फॉर्मेशन किस रूप में? जब एप्लीकेशन पेश कर दी। कौन कर रहा है एप्लीकेशन? कौन पेश कर रहा है 12 में? सेक्शन नंबर 12 में। और एग्रीड पर्सन यदि नहीं है तो एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर कोई और भी पेश कर सकता है क्या? व्यतीत महिला की डेफिनेशन देखो साहब। किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित हो या नहीं हो, ये इस सवाल का जवाब है। जैसा कि मैंने बैंक का बताया था आपको कि तो बैंक की कर्मचारी है और एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए कोई महिला है,
जो प्रत्यर्थी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। किसके विरुद्ध? प्रत्यर्थी के विरुद्ध। नंबर 2, ये तो हो गया कार्यस्थल। दूसरा, नहीं, ये महिला कहाँ कर रही है? वर्क पैलेस पर कर रही है। दूसरा, क्या कोई ड्वेलिंग हाउस भी वर्क पैलेस हो सकता है? लिख रखा है किसी निवास गृह या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास गृह या गृह में नियोजित है। ऊपर वाले में और इसमें एक शब्द में अंतर है। ऊपर लिख रखा है चाहे नियोजित हो या नहीं। दूसरे में लिख रखा है ड्वेलिंग हाउस में महिला केवल वही होगी जो नियोजित है। आपने यदि किसी महिला को आपने केवल अपने पारिवारिक या फिर प्रकृति के रिश्ते के अनुरूप बुला रखा है, घर में काम कर रहे हैं कि सब सहेले आपस में लहसुन छील रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए वर्क पैलेस नहीं है। वर्क पैलेस किसके? अमूमन ऐसा होता है यार, औरतें आपस में बाहर चौधरी पर बैठ के क्या छीलती रहती है? लहसुन छीलती रहती है। चलो, तो ये घर में जो ड्वेलिंग हाउस है उसमें नियोजित महिला ही रहेगी, अनियोजित महिला नहीं है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी साहब? अच्छा, इस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम क्या है? इस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम ये है कि साहब कोई भी वर्क पैलेस, चाहे वो मतलब सरकारी दफ्तर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकारी दफ्तर हमारे यहाँ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के सरकारी दफ्तर होते हैं। एक केंद्रीय सरकार के द्वारा और एक, जैसे कि यदि मैं एम्स हॉस्पिटल की बात करूँ जो जोधपुर में, कौन किसके द्वारा स्थापना की गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। बांगड़ हॉस्पिटल की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बांगड़ हॉस्पिटल है उसमें आदमियों का नियोजन, आदमियों को पैसे देना, फंड देना कौन सी सरकार का काम है? राज्य सरकार का। एम्स हॉस्पिटल में केंद्र सरकार का। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? जिस सरकार के द्वारा जिस संस्था में पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग दी जा रही है, अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है, वो वहां की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, और संघ के राज्य क्षेत्र में जो कोई भी सरकार होगी वो तो केंद्रीय सरकार ही होगी, क्योंकि उस पर डायरेक्ट से कंट्रोल किसका? केंद्र सरकार का। डेफिनेशन नंबर 2E, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कर्मकार से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृह में परिश्रमिकी के लिए धारित घरेलू कार्य को करने के लिए चाहे नकद या वस्तु रूप में, ये वही महिला है जिसको काम करने के लिए बुलाया, परिश्रमिकी के लिए बुलाया, चाहे उसको पैसे के लिए बुलाया जाए या किसी वस्तु के रूप में बुलाया जाए, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसा करके उसने क्या कर दिया कि यदि कोई फैमिली मेंबर है तो वो इस पे इसके तहत किसी भी रिलीफ या फिर उसकी डिमांड नहीं कर पाएंगे, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक का कोई भी कुटुंब का कोई भी सदस्य नहीं है। तो इस सदस्य में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो गए। जाहिर सी बात है, पुरुष महिला दोनों शामिल हो गए। अब एम्प्लॉय, कर्मचारी कौन है? कर्मचारी की डेफिनेशन क्यों देना चाह रहा है ये एक्ट? क्योंकि वर्क प्लेस पे काम होगा, तो सबसे पहले हमें उस आदमी के द्वारा ये दलील दी जानी चाहिए कि साहब मैं क्या हूं यहाँ पर एक एम्प्लॉय। तो कर्मचारी कौन होगा? जो कर्मचारी की डेफिनेशन इसमें बता रहे हैं। क्या कर्मचारी होने के लिए किसी आदमी का वहां पर परमानेंट काम करना जरूरी है, टेम्पररी काम कर सकते हैं? क्या किसी आदमी का एडॉक बेस पे भी काम करने वाला भी वो हो सकता है या परमानेंट वाला ही होगा? अच्छा, एडॉक क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी आदमी को अपॉइंट किया गया। अच्छा, प्रोबेशन पर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर सकता है, सीधा अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठेकेदार के द्वारा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि इसके अलावा एक बात और करें कि किसी भी सरकारी अधिकारी का जब अपॉइंटमेंट होता है तो पहले 2 साल वो कौन सा पीरियड पर होता है? प्रोबेशन। क्या प्रोबेशन पर काम करने वाली किसी महिला को भी इसमें शामिल करेंगे? तो इसने डिफाइन किया है कि कौन कौन लोग होंगे। घरेलू कर्म का इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमन, सारी जगह महिलाओं का सवाल किया है ना इसने। मीन्स अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द household work in any household for remuneration, whether in cash or kind, either directly or through an agency on a temporary, permanent, part-time, full-time, but does not include any member of the family of the employer. ये तो अभी भी अपन ने पढ़ लिया ना, ये तो घरेलू कर्म का डोमेस्टिक वर्कर में डेफिनेशन की पढ़ लिया अपन ने।
हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस। पहले तो वर्क प्लेस देख लिया हमने, या वर्क प्लेस की डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है। वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर, टेम्पररी, एडॉक, डेली वेजेस बेसिस, either directly or through an agent, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer। क्या कहा कि साहब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी इच्छा के नहीं, उसकी जानकारी है या नहीं, डजंट मैटर। जैसे कि मैंने मान लो अपने किसी मकान को बनाने का ठेका दे दिया किसी ठेकेदार साहब को, और ठेकेदार ने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया कि साहब आप अपने हिसाब से 10 आदमी को ले आना और वो 10 आदमी को काम करवा के उनको उनके हिसाब से पैसे दे देना। तो वो 10 आदमी कौन कौन है? क्या ठेकेदार को पता है? नहीं। किसको पता है? एजेंट को। तो प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है वो तो ठेकेदार है, एजेंट जिन 10 आदमियों को लेकर आ रहा है उनकी जानकारी एम्प्लॉयर को नहीं है। और फिर ऐसी 10 महिला में से किसी एक महिला के साथ काम होता है तो भी इसमें एम्प्लॉयर कौन है? ठेकेदार साहब। ये प्रिंसिपल वही है यदि उसको इसकी जानकारी है या नहीं है। वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट, और वर्किंग ऑन ए वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इंक्लूड अ को-वर्कर, अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अ प्रोबेशनर, अ ट्रेनी, अ अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम। ये अप्रेंटिस क्या होता है साहब? क्या होता है अप्रेंटिस? अप्रेंटिस का मतलब एक बहुत ही ज्यादा लेस स्किल्ड पर्सन, मतलब जिसको काम करने का पता नहीं है, बहुत ही मतलब मामूली तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि काम तो मेरे को कम टका कराना है, और एक कोई मेरे घर के सामने कोई आदमी जो हमाली का काम करता है, मतलब ठेला वेला ढोता है, तो मैंने उसको कहा कि यार ये काम करना है यार, तू मेरे यहाँ काम करते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर चढ़ा देना सामान। हालांकि उसका काम क्या है? ठेला चलाना। काम में क्या अपॉइंट किया मैंने उसको? कमटे के काम में अपॉइंट कर दिया है ना। कमटे का मतलब मजदूरी के काम। तो उसने हाँ तो भर ली मामूली से पैसे में, मेरे भी 2 पैसों का लालच है, उसके भी 2 पैसों का लालच है। तो ये आदमी कौन है? एकदम लेस स्किल्ड पर्सन है जिसको मैंने अपने यहाँ पर काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया। एम्प्लॉयर को क्यों डिफाइन किया गया है कि साहब जो कमेटी बनी जाएगी, कमेटी कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है नियोजक ही बनाएगा। तो नियोजक को बताया। अच्छा, कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देगी बना के? नियोजक को। एम्प्लॉयर को तो देगी कि साहब हमारे हिसाब से ये बात हुई है। फिर एम्प्लॉयर के डायरेक्शन में तो काम कर रही है सारी की सारी कमेटी। अच्छा, यदि ऐसा भी हो कि किसी महिला ने ना शिकायत की है किसके खिलाफ? एम्प्लॉयर के। महिला ने एलिगेशन किसके विरुद्ध लगाए? एम्प्लॉयर के। अब क्यों ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर क्या करेगा? अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए कमेटी को डायरेक्शन दे कि साहब आप जो कोई भी रिपोर्ट बनाओ मेरे फेवर में बनाओ। तो जहां कहीं भी कोई महिला किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में इस तरह की शिकायत कर रही है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस पर एंटरटेन नहीं करेगी, फिर एलसीसी करेगी, लोकल कंप्लेंट कमेटी करेगी। ठीक है, तो इस वजह से एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया। अच्छा, मैंने बताया कि साहब कमेटी के द्वारा रिपोर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अंतिम रूप से उसको एक्यूज साबित कर लिया, पता चल गया, और उसने कहा डायरेक्शन दिया एम्प्लॉयर को कि साहब उस एम्प्लॉय की आप सैलरी काट के नहीं उससे आप उसको क्या करवाओ, कंपनसेशन दे लो। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से डायरेक्शन किसको दिए जा रहे हैं? तो एम्प्लॉयर कौन है? ये एम्प्लॉयर, इसको डायरेक्शन दिए जाएंगे। तो इसको हमें परिभाषित करने की जरूरत पड़ी कि साहब नियोजक कौन है। कौन है नियोजक? इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिश एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी। चाहे तो वो समुचित सरकार की हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो। लोकल अथॉरिटी का मतलब स्वशासित संस्था, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह की हो गई। अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिश एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूटेड ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ or such other office as the appropriate government or the local authority as the case may by an order specify in this behalf, जिसको लिखित रूप से इस रूप में आदेशित किया गया है कि ये आदमी उसका एम्प्लॉयर होगा। नेक्स्ट कर लोगे? डेफिनेशन कोई खास पढ़ने के लायक नहीं है, आगे चले।
हाँ, एक लास्ट इसका जरूर है 4 नंबर। यदि मैं निवास ग्रह की बात कर रहा हूं तो एम्प्लॉयर कौन है? किसी निवास ग्रह या ग्रह के संबंध में कोई व्यक्ति या गृहस्थ जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या किस्म या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों पर ध्यान दिए बिना घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन के फायदा प्राप्त करता है। या तो क्या है, जिसने उसे नियोजित किया है या जिसने उससे ऐसे काम का फायदा प्राप्त किया। रेस्पोंडेंट कौन है साहब? 2M। इसने गुणों गलती परिभाषा रेस्पोंडेंट की क्या कही कि महिला ने सेक्शन नंबर 9 के तहत जिसके विरुद्ध परिवार किया है वो रेस्पोंडेंट है। तो मेल फीमेल की बात आएगी क्या कि साहब हरासमेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या कहा इसने? रेस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन। एक वुमेन नहीं लिखा, एक मेल फीमेल नहीं लिखा, तो ये कोई भी हो सकता है। तो जब हम लिंक कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे है, वो 2M। अच्छा, कल अपने गिग एम्प्लॉइज की बात क्यों चली थी? आपने बताया था सर उनको ना गिग वर्कर्स कहते हैं। कुछ भी कहां से आया था शब्द, याद आपको? टेम्पो यूनियन वगैरह फिर चला गया। फिर अपन यहाँ बैठे थे तब, उस वक्त तो याद नहीं है ये बात। मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द और आया था, उसका नाम था दुविधा। ठीक है। अच्छा, दुविधा किसका नाम था? याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है। पहली मूवी जो बनी थी अमोल पालेकर के द्वारा, शाहरुख खान, शिल्पा सुनील शेट्टी और रानी मुखर्जी, जिसके गाने बड़े तगड़े हैं, जिसमें कि ना वो जो ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो पर एक जो उसकी सिग्नेचर ट्यून आती है, उसमें 3 या 5 या 6 सेकंड का म्यूजिक इसी पहली फिल्म का भी ले रखा है। आप कभी सुनना उसमें। कौन सा? सर कौन से गाने से वो नहीं, उसका म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, मैं उसको प्रोनाउंसिएट कर नहीं पाऊंगा। हाँ, उसका नाम था दुविधा कहानी। रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन समझ गए। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड एनीवन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अंडर अनवेलकम एक्ट। अनवेलकम एक्ट का मतलब हाँ, अनवेलकम का मतलब ऐसा कोई भी मतलब काम जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वहां पर। जैसा आप ऑफिस तो क्या था, हॉस्पिटल का था, पर आप काम कोई ऐसा करो कि जो हॉस्पिटल के काम से रिलेशन में नहीं है, अनवेलकम वर्क। और बिहेवियर और अनवेलकम बिहेवियर भी है उसमें, जैसा आप एक आदमी सामान्य रूप से इस तरह का व्यवहार करता नहीं है, आज अचानक से ऐसा कैसे? क्या कर रहे हैं साहब? फिजिकल कॉन्टेक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, मतलब एक रिमार्क का मतलब ऐसी कोई भद्दी टिप्पणी वगैरह करना, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंटेंट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इन तरह की भी कोई बात चीज कोई आदमी कर रहा है तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में जानते हैं। वर्क प्लेस को भी अपन देखेंगे कि साहब वर्क प्लेस क्या है। अच्छा, इस वर्क प्लेस को क्यों डिफाइन किया? जाहिर सी बात है, इस एक्ट का नाम है वर्क प्लेस पर महिलाओं का हरासमेंट को रोकने के लिए। तो सवाल यह आएगा सबसे पहले कि साहब बताओ कि आप जिस जगह पर इस तरह के काम किए जाने को एलिगेट कर रहे हैं वो जगह वर्क प्लेस के डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो जब इसका जवाब दे दिया जाएगा तभी तो उसको इस एक्ट में अपन कवर करेंगे। तो कार्यस्थल की डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बस केवल 2O से, पर उसके अंदर नहीं जाए आप। सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन कि कोई निवास गृह या कोई गृह भी कार्यस्थल हो सकता है, ड्वेलिंग प्लेस और ड्वेलिंग हाउस भी वर्क प्लेस हो सकता है। सेक्शन नंबर 3 जो अभी डेफिनेशन पड़ी 2N के नाम से, वो भी हरासमेंट थी। सेक्शन नंबर 3 भी आपको हरासमेंट के बारे में बता रही है, बट केवल ये कह दिया कि साहब इस हरासमेंट को रोकने के लिए काम है, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर हरासमेंट नहीं किया जाएगा। ये तो साफ कर दिया कि साहब कोई भी आदमी इस तरह का काम नहीं करेगा। ये सेम वही बात थी जो भी अपन ने थोड़े दिनों पहले एक एक्ट पढ़ा था, शायद उसमें लिखा हुआ था ना कि साहब किसी भी महिला को के साथ में घरेलू हिंसा नहीं की जाएगी। क्या एक्ट पढ़ा था अपन ने? घरेलू हिंसा तो डीवी होगा। हाँ,
नहीं तो अपने डिवीज पढ़ी थी या ऐसे बीच में एक और पढ़ा, उसमें साफ लिखा था कि साहब किसी भी महिला को नहीं किया जाएगा। डीवी में ही होगा शायद, सेक्शन नंबर 17। वो उसको मतलब अधिकार होगा, अलग नहीं किया जाएगा। घर से सिर्फ पुरुष को हटा सकते हैं, उसको किसी घर में महिला रहने का अधिकार होगा। वो मतलब किसी भी महिला है उसको साझी गृहस्थी में महिला respondent छोड़ने को- का आदेश नहीं हाँ। दिया जाएगा। वो है महिला को Protection घर order। भी छोड़ने का आदेश नहीं दिया जाएगा। वो तो बात होगी 19 19 की। में। और सेक्शन नंबर 17 में है किसी भी डोमेस्टिक महिला नहीं, डोमेस्टिक वोलेंस से जो एग्रीड पर्सन है उसको घर में रहने का अधिकार होगा, घर से निकाला नहीं जाएगा, है ना। सेम इसी तरह की बात देखिए कि साहब किसी भी महिला का हरासमेंट नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा। उसके नियोजन के अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना। क्या कह रहा है? इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा कि साहब आप वर्क पैलेस के इस समय आप थोड़ा सा जल्दी आ जाए या पहले आ जाए तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किए जाने की बात के साथ आपको पार्टी पर लेके जाएंगे या फिर नाश्ता करवाया जाएगा या फिर इसी तरह की बात। तो क्या केवल ये बात कह देने मात्र से सेक्सुअल हरासमेंट हो गया क्या? नहीं हुआ। सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन नंबर 2 वापस पढ़ रहा हूं मैं। क्या कह रहा है? अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियां, मतलब ये जो नीचे वाली परिस्थितियां है वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस के साथ में ऐड होगी? अदर सर्कमस्टेंसेस। और अदर सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? 2N वाले। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो परिस्थितियां 2N के साथ में क्रिएट की जाती है तो ये वाली बात क्या होगी? हरासमेंट की बातों में शामिल हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ रहा हूं। यदि द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस, अमंग का मतलब साथ साथ में, तो इन 5 तरह की बातों को किन के साथ पढ़ा जाएगा? 2N के साथ में, तो वो भी हरासमेंट की बात हो जाएगी। ये आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 4 जिसको हमने नाम दिया है ICC, सेक्शन नंबर 7 जिसका नाम दिया है LCC। ICC और LCC क्या क्या है भाई? ICC क्या है? 6 में LCC स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसके अधिकारी। 6 में कंपोजिशन नोटिंग। 4 और 6। 4 में है ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और 6 में है लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी कहाँ बना रहे हैं? देखो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हम वहां बनाते हैं जहां मिनिमम 10 आदमी काम कर रहे हैं, और जहां मिनिमम 10 आदमी काम नहीं कर रहे और वहां पर यदि कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी नहीं और नहीं बनेगी तो वहां पे भी तो हरासमेंट का काम हो सकता है। तो फिर ऐसी कोई महिला कहाँ पर इंफॉर्मेशन देगी, मतलब अपना कंप्लेंट कहाँ पेश करेगी? LCC। और LCC क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, जिला अधिकारी जो है, जो जिला मजिस्ट्रेट है, वो सभी जगहों पर, चाहे वो तहसील हो, चाहे गांव हो, चाहे उपखंड लेवल हो, चाहे खंड लेवल हो, जहां कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी आदमी को एक नोडल ऑफिसर बना दे और चार्ज दे दे कि आपके पास में इस तरह का अधिकारिता रहेगी। अब देखो सेक्शन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। आंतरिक परिवार कमेटी की कुछ सवाल यह है कि साहब किसी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजक, नंबर 1 बात तो एम्प्लॉयर, लिखित आदेश के द्वारा कंप्लेंट कमेटी कैसे बनेगी? रिटन ऑर्डर होगा, ओरल नहीं होगा। एक आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। वर्क प्लेस पर शेल शब्द है, परंतु जहां कार्यस्थल या कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट यदि अलग अलग होती है, अलग अलग ब्रांच है, तो फिर अलग अलग कंप्लेंट कमेटियां बनेगी, एक ही नहीं बनेगी। किस किस से मिलकर बनेगी साहब? ये सदस्य होंगे 2 में। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर का नियोजित महिला होगी, सबसे सीनियर महिला होगी, पीठासीन अधिकारी जो वहां पर ही काम करने वाली है। परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी
उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों के नाम निर्देशित किया जा सकेगा। यदि वहां पर नहीं है तो उससे रिलेटिव कोई दूसरी कमेटी हो सकती है। जैसे कि अपन अपनी बात करें कि मान लो कि साहब अपनी कॉलेज में कोई महिला अधिकारी नहीं है, तब फिर अपन लोग किसका समर्थन ले लेंगे? बांगड़ कॉलेज की किसी महिला को उसकी शिकायत का उसका बनवा देंगे। पीठासीन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि उस बोर्ड का या फिर उस ऑफिस का अध्यक्ष होता है, उसको हम कहते हैं पीठासीन। कोई भी हो सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। परंतु और कि यदि कार्यस्थल की अन्य कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटों में से कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन के नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। नहीं है तो महिला तो फिर बाद में कुल मिला के कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे। कर्मचारियों में से 2 से अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य का अनुभव है या लीगल नॉलेज है। कौन है? कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो महिलाओं के बारे में स्पेशल बातचीत का एक्सपीरियंस रखते हैं। गैर सरकारी संगठन या संगमों से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। कितने हैं? देखो साहब, एक तो पीठासीन अधिकारी, 2 कर्मचारी और एक एनजीओ का सदस्य, 4 हो गए। कम से कम आधे कौन होंगे? महिलाएं होंगी। आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अन्य, ये सेम वही हो गया जिसमें अपन ने वेलफेयर CWC की बात की थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। गैर सरकारी संगठनों का संगमों, अच्छा ये तो कौन हो गए? सरकारी कानून। अब इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है ना, वो स्पेशल लिखा है गैर सरकारी। जो प्राइवेट संगठन है, एसोसिएशन है के नियुक्त में किए गए पीठासीन अधिकारियों को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते संदर्भ किए जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट वालों में नहीं किए, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी बेस्ड है, उनका कोई अलग से काम नहीं है। इस वजह से क्या कोई सदस्य हटाया जा सकता है अपॉइंट किए जाने के बाद में? जहां कोई समिति का पीठासीन अधिकारी का कोई सदस्य इन कामों का उल्लंघन करता है, ऐसे अपराध कर रहा है या फिर ये कर रहा है, तो फिर उसको नाम निर्देशित करके हटा दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 5, जिला अधिकारी अधिसूचना। समुचित सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। अब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किए जाने के बाद में क्या किया जा रहा है? सेक्शन नंबर 6, स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता। प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में अच्छा, प्रत्येक जिला अधिकारी कौन है? जिसको 5 में जिला अधिकारी अपॉइंट किया है। ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक समिति गठित है नहीं। अच्छा, अभी अपन ने ऐसा कहा पढ़ा कि साहब मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए। नहीं पढ़ा है, यही आया इसको। तो मैंने कहा से बताया? मैं ऐसा आपको याद है? क्या आपको याद है? तभी बन रही है जब 10 से कम रहता हो। आईसीसी तभी बनेगी जब 10 से ज्यादा होंगे। देखो आओ आप सेक्शन नंबर 2 के, अच्छा डेफिनेशन क्लोज के 2 के P में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मतलब ये वो सेक्टर है जहां पर गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर बंधुआ मजदूरी पर काम कर रहे हैं या डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बंधुआ मजदूरी पर काम नहीं करते हैं, पर किसको कहते हैं बंधुआ मजदूर? काम तो करवा लो मगर पैसा नहीं देना है। हाँ, किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यक्तियों या स्वयं नियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और स्वयं नियोजित कर्मकारों के, और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन का विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है। बिजनेस जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, या तो गुड्स हो सकती है या सर्विस हो सकती है। क्या कह रहे हैं? माल के उत्पादन, विक्रय या सेवा प्रदान के रूप में है। और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से अन्यून है, लेस देन 10। तो
10 से कम वाले पर तो क्या हो गया, जिला ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किए गए नोडल कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट एलसीसी के लागू हो जाएगी। 10 से ज्यादा में उसकी खुद की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक समिति की गठन नहीं किया गया है, यदि परिवाद स्वयं नियोजक के रूप के विरुद्ध क्या अलगा, इस बात को ध्यान रखना, यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध ही है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई हुई है मगर नियोजक के एम्प्लॉयर के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए स्थानीय समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। कौन करेगा? डीओ साहब करेंगे। डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ग्रामीण या जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका, तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर उसे संबंधित स्थानीय समिति को भेजने के लिए नोडल अधिकारी को पता भी करेगा। एक आदमी को अपॉइंट कर दिया नोडल ऑफिसर के रूप में, कहीं पर भी तालुका में या फिर ब्लॉक में, किसी पंचायत में, किसी वार्ड में, नोडल ऑफिसर के पास में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड, तो वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा? ऐसी सूचना को प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर लोकल कंप्लेंट कमेटी को भेज देगा। हो गया क्लियर? अधिकारिता का विस्तार उन क्षेत्रों पर होगा जहां ये गठित की जाएगी। 7 संरचना, कालावधि और अन्य शर्तें कर लोगे? कोई मतलब यदि क्वेश्चन यदि इससे आएगा ना बेटा, तो इन बोर्डों से तो नहीं आने वाले, या फिर कंप्लेंट कमेटी के मेंबर क्या होंगे, यहाँ से तो नहीं आएगा। और करने तो कर ही लेना, जो अभी भी अपन ने पढ़ाना सेम उसी तरह के ये अध्यक्ष जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। कौन हो सकता है? पाली की, यदि या तो बात करो मैं इनर व्हील क्लब की कोई महिला हो गई, या फिर तुम्हारी क्लब वो कौन सी थी भाई, नलिनी डिस्ट्रिक्ट क्लब नहीं डिस्ट्रिक्ट, ये और बताती थी ना, नूतन महिला नूतन बाला, अच्छा उसका नाम है नूतन कपिला, कपिला नूतन कपिला नहीं नूतन बाला कपिला। ये क्या है? एक एनजीओ जो महिला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो महिला के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यों का कोई भी प्रख्यात व्यक्ति इस कमेटी का अध्यक्ष हो सकता है, जो महिला के रूप में होगी। एक महिला जो जिले के ब्लॉक, तालुका, तहसील या वार्ड या नगरपालिका के कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्देशित हो जाएगा। 2 सदस्य, कम से कम 1 सदस्य महिला होगी। महिलाओं की समस्याओं के प्रति अच्छा कितने आदमी हो गए? 1 + 1 + 2, 4 आदमी हो गए। लास्ट हो गया जिले के सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास के संबंधित अधिकारी सदस्य पदेन होगा। क्या लिखा? जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी सदस्य पदेन सदस्य होगा। महिला बाल अधिकारिता विभाग भी तो है पाली के अंदर, उनका जो भी अध्यक्ष है कौन होता है? क्या कहते हैं अपन? ब्लॉक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जो कोई भी होगा, जो कि आरएस की एलाइड सर्विसेज होती हैं, वो जो कोई आदमी होगा वो इस समिति का सदस्य होगा। साथ एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मेंबर का क्या मतलब होता है ऋतिक? जो पुराना रिटायर हो चुका है वो ऑफिसर। ठीक है, गलत है। यश एक्स मतलब तो एक्स मतलब जिसको छोड़ दिया। एक्स ऑफिसियो, नगमा एक्स ऑफिसियो लिखेगा। पदेन, पदेन का क्या मतलब? जो मतलब पहले उस पद पर था अपने लिए, फिर वो सदस्य कैसे होगा? अनिता, महेश एक्स ऑफिसियो, जीतू एक्स ऑफिसियो, ऋतिक खुशी जो उस पद पे होगा वही 2 पद संभाल रहा है वो, जैसे उसको कि चार्ज दे देते हैं। राज्यसभा का सभापति, वाइस प्रेसिडेंट। जो कोई भी आदमी उपराष्ट्रपति होगा वही आदमी राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। यही तो है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी आदमी महिला बाल अधिकारिता विभाग का अध्यक्ष है वही आदमी इसका सदस्य हो गया। इसका मतलब कमेटी के गठित हो गया, इसको सदस्य बना दिया, इस आदमी का रिटायरमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, दूसरा आदमी आ गया। जैसे ही दूसरा आदमी आया वो उसका अपने आप से सदस्य हो चुका है कमेटी का। एक्स ऑफिशियो का मतलब
वही आदमी जो ये है वही आदमी होगा सर। तो ये तो एक रटा रटाया उदाहरण है यार। जब अपन ने ये पढ़ा था ना पर ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बोला था अपन लोगों ने कि राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, नहीं चेयरपर्सन होता है राज्यसभा। अनुदान एवं संपरीक्षा 8 इंपोर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवार। क्या लेके आएगी कोई महिला? कंप्लेंट लेके आएगी साहब, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर। 2 अलग अलग तारीखें पढ़ी अभी अपन ने, एक तो पढ़ी है 7 दिन। तो जहां 7 दिन पढ़ाना उसका पेज निकाल के ऊपर लिख देना 7 दिन के अंदर सूचना देगा नोडल ऑफिसर कंप्लेंट कमेटी को, लिख दे ऊपर। 7 दिन जहां पढ़ा उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिख दो 7 दिन में नोडल ऑफिसर LCC को सूचना देगा। अनिता लेट तो लिख दिया 7 दिन। दूसरे अपन ने दिनों की अवधि देख रहे हैं 30 days। कौन सी है 30 डेज? ऐसी कोई भी घटना महिला के विरुद्ध होने पर महिला 30 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर, और या फिर ऐसा भी हो कि वही घटना किसी महिला के साथ बारंबार हो रही है तो आखिरी घटना घटित होने के 3 महीने के अंदर कंप्लेंट करेगी, जिसमें महिला लिखित में परिवाद देगी साहब। कंप्लेंट लिखित में दिया जाएगा। घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर घटनाओं में घटना जब अंतिम थी 3 मास की अवधि के भीतर परिवाद लिखित में होगा। एक्चुअली परिवाद मौखिक भी हो सकता है जब अपन CRPC के डेफिनेशन 2D की बात करते हैं। तो आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति का गठन कहाँ होता है? सेक्शन नंबर 4 और 5 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसका हो गया। परंतु जहाँ है सब प्रोविजो में है। परंतु जहाँ ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया गया है वहाँ ऐसा आंतरिक समिति का यथास्थिति पीठासीन अधिकारी का सदस्य, स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्ति सहायता प्रदान करेगा। मतलब आएगा कैसे? वो हो सकता है परिवाद तो लिखित में हो जाएगा। यदि वो लिखित में नहीं देती है, मान लो कोई महिला है जो क्या कह रही है, पढ़ी लिखी है नहीं पर वो एलिगेशन कर रही है, तो फिर वो ऑफिसर जो कंप्लेंट कमेटी के वो जो बात कहेगी उसको लिख देगी, उसके साइन सिग्नेचर ले लेगी, नीचे सहायता प्रदान कर देगी। परंतु यदि ये है कि साहब समय 3 मास से ज्यादा का लग रहा है और महिला एक रीजनेबल ग्राउंड बता रही है, तो फिर 3 मास के बाद में भी उसको एंटरटेन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जहां व्यथित महिला अपने शारीरिक या मानसिक असमर्थ है या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। इसको याद रखना। सेक्शन नंबर 9 के सब सेक्शन नंबर 2 को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसलिए डालेंगे कि साहब महिला के मरने के बाद में भी उसका कंप्लेंट पेश किया जा सकता है। हो सकता है किसी महिला ने इस तरह की बात की, उससे सुसाइड कर लिया, तो फिर अब उस पर एलिगेशन तो उठाई बेचारे ने, उसको प्रताड़ित तो थी। तो सवाल ये आएगा कि परिवार महिला के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कब? जबकि महिला मानसिक रूप से असमर्थ है, महिला शारीरिक रूप से असमर्थ है, महिला की मृत्यु हो चुकी है या उपरोक्त से सभी। तो फिर हमें जवाब ऐसा डंका देना पड़ेगा। सुन ले कंप्लेंट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास में परिवाद आ गया, मान लो लिखित में है तो ठीक है, नहीं लिखित में है तो अपन ने हेल्प करके भी लिखित में ले लिया। यदि महिला की मृत्यु हो गई तो उसकी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने पेश कर दिया। आगे अब क्या करेगी कंप्लेंट कमेटी? सबसे पहला काम करेगी काउंसलिंग का। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच प्रारंभ करने से पूर्व व्यथित महिला के अनुरोध पर या व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी। जांच आरंभ होने से पूर्व या व्यथित महिला की उपस्थिति
The internal committee or the case may be the local committee may before initiation of inquiry under section 11 and at the request of the woman. ये जो बच्चा शब्द लिखा है ना, यहाँ आपके भी यहाँ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो ये जिस किसी के यहाँ लिखा हुआ याद रखना। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व या मेरे तथा लिखा तथा तथा लिखा हुआ है ना, तथा लिखा हुआ है सबके, तो इस तथा का मतलब है एंड और यहाँ में क्या अंतर है? और ये नहीं और तो इसके ये। साथ में या या ये नहीं तो या ये ये मतलब और का मतलब दोनों में से कोई एक स्थिति, और का मतलब दोनों। प्राइवेट आदमी सेक्शन नंबर 43 में किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, कब? जबकि उसके सामने उसके उपस्थिति में कोई ऑफेंस हुआ है। कौन सा ऑफेंस? संज्ञा संज्ञेय और अजमानत। कौन सा हुआ है? संज्ञा वहां शब्द ये नहीं लिखा संज्ञेय या अजमानत, संज्ञा और तो वहां इसका मतलब ये हुआ है कि एक ऑफेंस होना चाहिए जो उसके सामने कमिट हुआ है, जिसमें ये दोनों कैटेगरी इन दोनों कैटेगरी में शामिल होता है, कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। यहाँ पर शब्द आया है और, इसका मतलब दोनों चीज होनी चाहिए। यदि यहाँ शब्द आता है या, तो इसका मतलब संज्ञेय। या तो संज्ञेय हो सकता था, यदि संज्ञेय नहीं है तो अजमानती है या नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार कर लो। तो और का मतलब होता है ये और ये में से कोई एक स्थिति, और एंड का मतलब होता है ये और ये दोनों का मिश्रित रिजल्ट। हाँ ऋतिक क्या पूछ रहे हो गया? क्लियर? इंटरप्रिटेशन करना आ गया? अच्छा एक वो क्वेश्चन था अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसमें लिख रखा था कि वो चाहे तो समरी ट्रायल करेगा और या फिर अदर तरह की ट्रायल। अदर तरह की ट्रायल का क्या मतलब है? जहाँ पर अपन चुके भी थे, मैंने कहा था कि अपन क्वेश्चन करें। अन्य अपराधों में फिर लिखा हुआ वो लैंग्वेज आई थी। अपन एक लाइन लिखी थी अन्य विचारण में जब फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले। हाँ, तो ये अन्य विचारण कौन सा है? जब कल पूछा था 259 में केसेस को एज वारंट में चेंज करके अगर वो कर रहा है तो यही बात हो जाएगी ना कि साहब यदि समरी ट्रायल उसके पास में आ रही है तो हो सकता है वो समरी ट्रायल करे, और उसे लगता है कि समरी ट्रायल नहीं करनी चाहिए तो वो वाली ट्रायल हो जाएगी। सर इसी यहाँ एक क्वेश्चन के कन्विक्शन की अपील है, एक्विटल की अपील क्या करें? किसमें है? नहीं पे कन्विक्शन में तो प्रोविजन दे रखे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, एक्विटल कर दिया है। ठीक है। अपील क्या करें? तो अपील तो कोर्ट ऑफ सेशन में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश की, तो फिर हाई कोर्ट में आया एक क्वेश्चन आया था, उसमें साफ लिखा था कन्विक्शन की अपील अपन कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे। एक्विटल की हाई कोर्ट में करनी। अच्छा ये सवाल कहाँ से आया आप? 378 के 4 में दे रखा है, केपी सर से कल मिले थे। ठीक है, ठीक है। उसमें लिखा है कंप्लेन के बेसिस पे कोई भी केस दर्ज किया है, उन केसेस में एक्विटल हो जाता है, तो स्पेशल लीव पिटीशन लगेगी हाई कोर्ट और वो अपील भी ट्रीट करेगा। ये सेक्शन 378 में 378 सीआरपीसी में। सर ने बोला कि ये आया था क्वेश्चन और मेरा तुक्के से सही हो गया था हाई कोर्ट। फिर हाँ, तो अपन ऐसे इस चीज को कैसे चूक गए? उन्होंने ही बताया। हाँ। हम पता नहीं कोई क्वेश्चन था उसमें थे, तो फिर उन्होंने ही बताया कि कन्विक्शन की तो है, एक्विटल की कहाँ होगी। फिर उन्होंने बताया हाई कोर्ट में भी, फिर उन्होंने ये क्वेश्चन आया हुआ अभी और मेरा गलत हुआ था। चलो आगे चलते हैं। क्या हो गया साहब? सेक्शन नंबर 9 में नहीं, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 के बाद में 11 आज का लास्ट सेक्शन रहेगा। ठीक है, देखो जल्दी हो रही है। सुलह तभी होगी जब महिला चाहेगी। यदि महिला नहीं चाह रही है कि साहब, महिला ऐसा कह रही है साहब नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए काउंसलिंग, मुझे तो ऐसा करना है, तब फिर नहीं होगी। अनुरोध पर सुलह के माध्यम से या उसके और प्रत्यर्थ के बीच में मामले का समाधान करने का उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धन संपत्ति समाधान सुलह के आधार के रूप में नहीं होगा। ये साहब पैसे ले ले से ये कारण नहीं हो सकता है। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो गया है, वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किसी भी समाधान को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को, देखो
नियोजक को दे रही है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसने बनाई थी? नियोजक ने। और लोकल कंप्लेंट कमेटी जिला अधिकारी ने, तो उन्होंने उनको दे दिए और ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए। सिफारिश का मतलब कि समाधान हो गया उन दोनों का, और इसी तरह की बात हो गई, समाधान हो गया। 3, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थ को उपलब्ध करवाएगी, दोनों को करवा देंगे। उपधारा 1 के अधीन जो समाधान हो गया, where a settlement has been arrived at under subsection 1, the internal committee of the and the local committee as the case may be shall report the statement to so arrive and forward the same to the employer। ठीक है। सब सेक्शन नंबर 2 में क्या किया जा रहा है? जिस किसी भी बात पर सहमति बैठी है या फिर जो कोई भी कहानी हुई है दोनों के बीच में, उसको एक रिपोर्ट कर देंगे, लिखित करके रिपोर्ट कर देंगे। जहाँ उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति कोई भी जांच संचालित नहीं की जाएगी। काउंसलिंग होगी तो फिर वहां पर सेक्शन नंबर 11 एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। अब सेक्शन नंबर 11 क्या कह रहा है? परिवार के बारे में जांच कैसे होगी? धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, और जहां कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए परिवार के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी। या घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन के परिवार करेंगे। इसने ना 3 बातें बताई हैं कि साहब इंक्वायरी कैसे की जा रही है। नंबर 1 कि यदि कोई कर्मकार ही है, मतलब आगे वाला आदमी खुद ही एम्प्लॉय है, तो फिर किस हिसाब से? वहां के रूल्स के हिसाब से। यदि वो कर्मचारी नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, तो फिर किसके हिसाब से? इस एक्ट में दिए के हिसाब से। और यदि कंप्लेंट आई है किसी घरेलू कर्मकार के रूप में, कोई महिला काम कर रही थी, उसके द्वारा की गई है, तब फिर लोकल कमेटी क्या करेगी? पुलिस को रिपोर्ट करेगी सेक्शन नंबर 509 के तहत कार्यवाही करवाने। और कब करेगी वो स्थानीय समिति? अच्छा, महिला जब घर में घरेलू काम करने के लिए अपॉइंट की गई, तब वहां पर जाहिर सी बात है कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो होगी नहीं, 100% ही नहीं होगी, क्योंकि 10 से ज्यादा काम के आदमी के लिए चाहिए। वो किसको करेगी? एलसीसी को। और एलसीसी कब करेगा इंक्वायरी? जब उसको प्राइमा फेस या मामला लगता बनता है। ऐसा नहीं हो कि साहब उसे लग रहा है कि साहब एकदम झूठे एलिगेशन डाल दिया गया, फिर ये कर दिया, तो क्या करेगी? भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवार भेज देगी। अब दूसरा 7 दिन की अवधि कहां पर आ गई है? पुलिस को परिवार पहले नोडल ऑफिसर ने भेजी थी सीडब्ल्यूसी को, सॉरी इसको एलसीसी को, और अब क्या कह रही है कि ऐसी कोई इंक्वायरी आई थी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, सॉरी लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास में आ गई। किसने ऐसी कंप्लेंट दिया है? घरेलू कर्मकार ने। तो ऐसी रिपोर्ट आने के बाद में कितने दिन के अंदर पुलिस को पेश कर देंगी सेक्शन 509 में इंक्वायरी करने के लिए? 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट, परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि वह धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन किए गए समाधान के किसी निबंध या शर्त पर प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यथास्थिति परिवार के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी और पुलिस को परिवार भेजेगी। क्या कहा इसने कि साहब सेक्शन नंबर 10 में जहां भी अपन ने पढ़ा है कि साहब समझाइश हो गई है, आदमी को कह दिया ऐसा आज के बाद में नहीं करा, उसके बाद में भी वापस बारंबार किया जा रहा है और महिला कह रही है साहब मान नहीं रहा, तो फिर कमेटी क्या कर देगी? यही कंप्लेंट पुलिस अधिकारी को जांच के लिए परिवार कार्रवाई करेगी और पुलिस को परिवार भेज देगी। ये कंप्लेंट पुलिस को भेज दिया गया है। परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं वहां पक्षकारों को जांच के प्रकरण के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष के लिए एक प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि समिति ने इंक्वायरी करने के बाद में एक रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में अंतिम रूप से उन्होंने कह दिया कि साहब इस तरह का वास्तव में काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्ट किसको पेश करती है? प्रत्यर्थी और अग्रीव महिला दोनों को। अब प्रत्यर्थी और अग्रीव महिला के द्वारा
अपने बचाव में यदि कोई कहना है तो कंप्लेंट के नहीं कमेटी के पास में वापस आएंगे और बचाव के बारे में किए गए स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। आगे मतलब ये कुल मिला के ऐसा माहौल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जहां तक हो तब तक कमेटी के अनुरूप ही निमट जाए, आगे पुलिस में आगे कार्रवाई हुई नहीं हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्यर्थी के द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो वह समुचित समझे। कौन समुचित समझ रहे हैं भाई? क्या ये न्यायालय है? ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो क्या कह रही है, 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय कोर्ट की बात चल रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत उसने परिवाद पेश कर दिया, परिवाद में कंप्लेंट कोर्ट में पेश कर दी और मान लो एक्यूज्ड पाया जा रहा है, तो भारतीय दंड संहिता 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराता है, कोर्ट के पास में आ गया मैटर और उसने क्या कर दिया है, कन्विक्ट कर दिया, तो धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो वह समुचित समझे। धारा 15 क्या करिए, प्रतिकर की अवधारणा करना। ये जब अपन ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी पढ़ा था, प्रतिकर की अवधारणा कैसे की जा रही है, ये हो गया साहब उसकी सैलरी से कट करके। हाँ, यदि वो नहीं करता है तो फिर एम्प्लॉयर को आदेश दिया जाएगा कि सब उसको सैलरी को कट करके करवाया जाए। तो वही शक्तियां होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद या विचारण करने के समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी सिविल न्यायालय को होता है, किसी भी व्यक्ति को सम्मन भी करने की शक्ति हो सकती है, दस्तावेज प्रकट करने की शक्ति भी हो सकती है। और अंतिम बात, उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। तो समय सीमाओं की बात करें तो 4 बार समय आ चुका है। पहला 7 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा फिर 7 दिन और चौथा 90 दिन। पहला 7 दिन था, नोडल ऑफिसर के पास में ऐसी कोई कंप्लेंट आई है तो 7 दिन के भीतर कमेटी को देगा। 30 दिन था, 3 माह था, महिला के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं, ऐसा कोई इवेंट होने के बाद 3 महीने के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, और चौथा तीसरा 7 दिन पुलिस को रिपोर्ट लिखी, परिवाद करेगी के साथ सेक्शन नंबर 509 के तहत घरेलू महिला कर्मकार के साथ में इस तरह के काम, और अंतिम 90 दिन में कितने दिन में पूरी करेगी। इस तरह की कहानी करके आज का अपन क्लास यही खत्म करते हैं।